सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर बीजेपी की विजय संकल्प रैली मुनक्किद की गई। इस रैली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर शरीक हैं। रैली में शिरकत के लिए मुल्क भर से बीजेपी लीडर्स आए हुए हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात से बीजेपी कारकुनों को रैली में शिरकत के लिए लाया गया है। कौमी आमला की 2 रोज़ा मीटिंग के इख्तिताम के बाद परेड ग्राउंड पर रैली का एहतमाम किया गया है। विजय संकल्प रैली के लिए सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया है। रैली के पेश नजर सिकंदराबाद के कई मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात नाफिज कर दिए गए हैं। इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड के अंदर जहां तक नजर पहुंचे वहां तक मुंड ही मुंड दिखाई रहे हैं। आप सभी तेलंगाना के प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हैदराबाद के अंदर, ये भाग्यनगर शहर के अंदर तेलंगाना में राष्ट्रीय कारोबारी का आयोजन किया था। अध्यक्ष जी और मोदी जी के नेतृत्व में यहां कारोबारी संपन्न हुई है। मैं तेलंगाना स्थापना दिन के दिन भी यहां पर आया था, आज भी आया हूं। मैंने तेलंगाना का मूड देखा है। मैंने एक बात आज घोषणा कर जाना चाहता हूं कि केसीआर जब भी चुनाव कराना है करा लो, पहले कराओ बाद में कराओ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। तेलंगाना में अगली सरकार कमल फूल की बनने वाली है। मित्रों, टीआरएस की स्थापना तेलंगाना राज्य की मांग के लिए हुई थी। उस वक्त तेलंगाना की जनता ने नीलू, निधुलू और नियामकालू ये 3 सूत्र दिए थे। मुझे बताओ तेलंगाना वालों, नीलू मिला है क्या? जरा जोर से बोलो, मिला है क्या? निधुलू मिला है क्या? और नियामकालू का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मिला है क्या? भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं। वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इनके मन में प्यासी तेलंगाना की जनता की कोई चिंता नहीं है। बेरोजगार युवाओं की कोई चिंता नहीं है। अरे मजलिस के त्रास से सहमे हुई ये जनता की भी कोई चिंता नहीं है। दिन रात उनको एक ही चिंता है, मेरे बेटे को मैं कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं, कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं। केसीआर, आज मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगली बारी ना आपकी है ना आपके बेटे की है, अगली बारी भारतीय जनता पार्टी की है। जब से तेलंगाना की रचना के लिए आंदोलन चला, तब से भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की मांग का समर्थन किया था। एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने तेलंगाना की रचना को सालों तक रोक कर रखा। जब 2014 में लगा कि मोदी जी आने वाले हैं, अटल जी ने भी 3 राज्य बनाए थे। झारखंड बनाया, उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया। कहीं कटुता नहीं हुई। कांग्रेस ने दोनों राज्यों को लड़ाने का काम किया और वो आग को भुनाकर केसीआर ने सत्ता हथियाने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों,
केसीआर का पार्टी का निशान क्या है? केसीआर की पार्टी का निशान क्या है? जोर से बोलो, क्या है? गाड़ी है ना? गाड़ी है ना? निशान गाड़ी केसीआर का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मित्रों, मुझे बताइए, जिस सरकार का स्टीयरिंग ओवैसी जैसे कौमवादी लोगों के हाथ में है, वो जनता का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? मित्रों, आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है, सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था, केसीआर कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन केसीआर ने मनाया है क्या? जोर से बोलो, मनाया है क्या? केसीआर जरा बताओ क्यों नहीं बनाया है? आप तो नहीं मना बताओगे, मैं बताता हूं। वो हैदराबाद विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते कि ओवैसी से डर लगता है, ओवैसी से डर लगता है। भाइयों बहनों, एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। हम डंके की चोट पर हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे, हम किसी से नहीं डरते। भाइयों बहनों, यहां इतने सारे युवा हैं, आपको मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल से मुख्यमंत्री है केसीआर जी, कभी सचिवालय गए हैं क्या? बताइए, गए हैं क्या? और जोर से बोलो, गए हैं क्या? क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? मैं बताऊं आपको। एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर सचिवालय जाओगे तो सरकार गिर जाएगी। मैं तेलंगाना के युवाओं को कहना चाहता हूं, जो तांत्रिकों की बात मानकर जनता के कल्याण के लिए सचिवालय नहीं जाता है, उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? जोर से बोलिए, है क्या? अरे केसीआर सुन लो, अब मत जाना सचिवालय। अगली बार सचिवालय जाने का टाइम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा शासित सभी राज्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। तेलंगाना का ऋण बढ़ रहा है, प्यास बुझती नहीं है, युवाओं को रोजगारी नहीं है, इंडस्ट्री आती नहीं है, डेवलपमेंट होता नहीं है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तेलंगाना पीछे जा रहा है। यह परिस्थिति। और तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान सियासी जंग जारी है। परेड ग्राउंड के करीबी इलाकों में टीआरएस पार्टी के गुब्बारे हवा में लहराते हुए दिखाई दिए। चंद दिन कबल भी टीआरएस पार्टी की जानिब से मोदी बाय बाय के पोस्टर्स लगाए गए थे। तेलंगाना के साथ मरकज के सौतेले सलूक के खिलाफ टीआरएस पार्टी ने वजीर आजम के हैदराबाद दौरे के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। हैदराबाद के एचआईसीसी में बीजेपी की 2 रोजा कौमी आमला की मीटिंग मुनक्किद हुई। आज आमला की मीटिंग का अख्तिताम हुआ। इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, मरकजी वुज़रा और मुल्क भर के बीजेपी के कद्दावर लीडरों ने शिरकत की। इजलास से खिताब के दौरान बीजेपी लीडरों ने टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। केसीआर की खानदानी सियासत को बदलने का मुतालबा किया गया। बीजेपी लीडरों ने कहा कि मुल्क में जारी खानदानी सियासत मुल्क की बदहाली की असल वजह है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान टीआरएस और एमआईएम पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है।
ये दोनों रियासत को लूट रहे हैं। देश में अलग अलग जगह अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, मगर कोई भी ऐसा गिरावट राजनीति देश में नहीं देखे। वो बोलते हैं तेलंगाना को आके हम क्या कर रहे, हमारा सरकार से सीखने के लिए आए। मैं बताना चाहता हूं, आपसे क्या सीखने का है? आपका फैमिली रूल कैसा है वो सीखने का है क्या? आपका बाप बेटे का सरकार कैसा करे वो सीखने का है क्या? कितना भ्रष्टाचार कर रहे वो सीखना है क्या? कितना आप डिक्टेटरशिप चलाते हैं वो सीखना है क्या? और वो बताते हैं, आप देखे होंगे असदुद्दीन ओवैसी जी का स्टेटमेंट, सिर्फ केसीआर ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं सरकार का, स्टीयरिंग मेरा हाथ में, एक्सीलेटर मेरा हाथ में, ब्रेक मेरा हाथ में। ये दोनों, एक ओवैसी सरकार, एक कल्वकुंटला सरकार, दोनों मिलके तेलंगाना को लूट रहे। ये दो लोगों का राजनीति। अब कोई विपक्ष के नेता कितने भी एमएलए हो, एमपी हो, कभी अपॉइंटमेंट नहीं देते सर, मगर असदुद्दीन ओवैसी मोटरसाइकिल लेके घर के अंदर बेडरूम के पास जा सकते हैं। यह स्थिति है तेलंगाना में। आज तक वो हमारे को सिखाते कहते 8 साल से सेक्रेटरीट नहीं आया दुनिया में कोई चीफ मिनिस्टर, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर दुनिया में नहीं दिखाऊंगा आपको। 8 साल से सेक्रेटरीट एक दिन भी नहीं आया वास्तु के नाम पर। ऐसे सेक्रेटरीट को तोड़ दिया वो हमारे को सिखाते कहते सरकार कैसा चलाना। ये फार्म हाउस में रहते हैं, 1 महीने में 20 दिन फार्म हाउस में रहते हैं, वो हमारे को सिखाते कहते सरकार कैसा चलाना। और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत में समाज के हर तबके के साथ नाइंसाफी हुई है, हुकूमत पूरी तरह से बदउनवानी में मुलविस है, रियासत में खानदानी सियासत चल रही है, इसका खात्मा बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बड़ी खेद व्यक्त किया है, बहुत दुख व्यक्त किया है, जिस प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, हर प्रकार से तेलंगाना के लोगों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। तेलंगाना बना था जब भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया, वर्षों तक तेलंगाना के युवा शक्ति ने तेलंगाना के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस भी दी, अपनी जान का बलिदान दिया। बड़े संघर्ष के बाद एक ऐसा राज्य जिसकी संभावनाएं अपार थी, जिसमें अच्छी सरकार इस प्रदेश को देश का नंबर 1 स्टेट बना सकती थी, इस उम्मीद, इस आकांक्षा, इस अपेक्षा के साथ हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने संघर्ष में भाग लिया। लेकिन जिस प्रकार से गत 8 वर्षों में टीआरएस की सरकार ने लोगों की उम्मीदों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है आज तेलंगाना की सरकार, जिस प्रकार से यहां के एक परिवार ने, मुख्यमंत्री भी उस परिवार का, सीनियर मिनिस्टर भी उसी परिवार का, सरकार पूरी, बाकी मंत्रियों के लिए कोई काम नहीं, एक ही परिवार के व्यक्ति पूरी सरकार चलाएं, एक प्रकार से परिवारवाद का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण के रूप में आज तेलंगाना उभरा है। मैं समझता हूं कि तेलंगाना का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो शोषित, वंचित, पीड़ित हो, हर वर्ग, गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाएं, सभी आज इस प्रदेश में दुखी हैं। बीजेपी की कौमी आमला की मीटिंग में शिरकत के लिए आए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज चार मीनार के दामन में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दर्शन किया।
योगी आदित्यनाथ के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया है। सड़क पर कारोबार करने वालों को दोपहर तक कारोबार बंद करने का हुक्म दिया गया था। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने योगी आदित्यनाथ का खैर मकदम किया। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने हैदराबाद का दौरा किया। वज़ीर आला केसीआर ने उनका इस्तकबाल किया। नेकलेस रोड पर वाक़े जलविहार में टीआरएस पार्टी की जानिब से एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान केसीआर ने कहा कि यशवंत सिन्हा एक काबिल शख्स हैं। ऐसी शख्सियत अगर सदर मुंतखब होती है तो यकीनन मुल्क का फायदा होगा। अपने खिताब के दौरान केसीआर ने मरकज की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। केसीआर ने कहा कि मोदी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद रियासतों को कोई फायदा तो नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने 8 रियासतों में इख्तिदार में आने वाली गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराते हुए वहां पर बीजेपी हुकूमत कायम की है। इस जलसे से सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी खिताब किया। एक वक्तव्य छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि द नेशन इज कोलैप्सिंग, ये मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। और हम देखते हैं कि हर दृष्टिकोण से वो कोलैप्स हमारे सामने है। 1 मिनट के लिए हम राष्ट्रपति के चुनाव को किनारे रख दें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि हमारा देश बर्बाद हो जाए? प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विदेश की भावना नहीं है। एक महिला को खड़ा किया गया है जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। अक्सर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है और मैं इसका उत्तर ये कह के देता हूं कि ये जो चुनाव हो रहा है इसके बारे में सर्वानुमति बन सकती थी। It was possible to forge a consensus, लेकिन वो जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? वो सरकार के ऊपर थी कि वो सबसे बात करते, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करते कि हमारी ये सोच है, आपकी क्या सोच है, कैसे सर्वानुमति बनाई जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। टॉपर्स को इनामात व एजाजात से नवाजने की रिवायत को बरकरार रखते हुए एमएस एजुकेशनल अकेडमी ने इस साल इंटर साल अव्वल में सबसे ज्यादा निशानात हासिल करने वाले 2 तलबा को अवार्ड और नकद रकम से नवाजा है। अबरारुल्लाह हक्कानी और मोहतशिन सुल्ताना ने एमएस ग्रुप के तमाम जूनियर कॉलेजेस में सबसे ज्यादा निशानात हासिल किए थे। उन्हें अवार्ड और 1 लाख रुपए नकद रकम से नवाजा गया। अबरार जो एमपीसी की ग्रुप से हैं, उन्होंने 990 निशानात हासिल किए। उसी तरह मोहतशिन सुल्ताना जो बाईपीसी की तालिबा हैं, उन्होंने भी 990 निशानात हासिल किए। I got 990 out of 1000 in my intermediate, and Alhamdulillah I have completed my intermediate from the MS Junior College of Mehdipatnam branch. And I would like, first of all, I would like to thank Allah Subhanahu wa Taala. It's just because of Him, by the Almighty, by the mercy of Almighty, Alhamdulillah, I have reached there. And second, I want to thank my parents, and then definitely I would like to thank the MS Education Institute and all the faculty who have helped me a lot. मैंने इंटरमीडिएट में 990 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। मैं एमएस एजुकेशन एकेडमी के लेक्चरर्स का भी शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मेरे पेरेंट्स का शुक्रगुज़ार हूँ। हैदराबाद के हल्के याकुतपुरा में लोगों को मास्टर प्लान की नोटिस मिलने के बाद तशवीश पाई जा रही है। मास्टर प्लान के लिए हासिल की जाने वाली जायदादों के एवज कानून हुसूल अराजी के तहत मुआवजा न देने की मुतासरीन ने शिकायत की है। तकरीबन 800 मकानात और दुकानात को मुनहदिम करने के लिए हुकूमत ने कोई मुतबादिल जगह या मुतासरीन की बाज़ाबतकारी का कोई मनसूबा नहीं बनाया है। इस प्रोजेक्ट से हजारों अफराद के बेघर बेरोजगार
होने का अंदेशा है। मुतासरीन का कहना है कि उन्हें कानून हुसूल अराजी एक्ट के तहत मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और न ही उनके लिए कोई मुतबादिल जगह फराहम की जा रही है और मुतासरीन की बाज़ाबादकारी का कोई मनसूबा नहीं है। पार्लियामेंट में मंजूरा कानून हुसूल अराजी के तहत मास्टर प्लान के मुतासरीन की बाज़ाबादकारी जरूरी है या फिर उन्हें जमीन की खानगी कीमत अदा करना चाहिए। दूसरी जानिब मुतासरीन ने बताया कि उन्हें बल्दिया की जानिब से जो नोटिसें जारी की गई हैं उसमें जमीन रजिस्ट्रेशन वैल्यू के तहत जमीन की सरकारी कीमत अदा करने की बात कही गई है। याकुतपुरा के कई मुतासरीन कानून हुसूल अराजी के तहत मुआवजे की मांग करते हुए रेट पिटीशन दाखिल किया और हाई कोर्ट ने मुतासरीन को 3 साल का स्टे भी दिया है। पूरे हमारे हलकों में रोड वाइडनिंग के प्रपोजल्स हम दिए हैं, बहुत दिन से पेंडिंग है। मैं सर आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि आप कहीं से भी एक 200 करोड़ रुपए रोड वाइडनिंग के लिए अगर दे देते हैं तो सारी रोड वाइडनिंग कंप्लीट हो जाएगी। से याकुतपुरे तक रोड वाइडनिंग हो रही, उसका नोटिस आप बांट रहे हैं। गवर्नमेंट मार्केट वैल्यू से डबल दे रही, बोले तो 100% सोलिटरी। साहब मैं वो जमाने से मेरे बचपन से कारोबार करूँ मैं यहाँ पर, मेरा लाखों रुपए उधार है और मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे पैसे कौन देंगे। 250 जमीन पूरा जो है ना, 250 दुकान मकान सब चले आ रहा, फिर हम कहाँ करें ना। हमारे को तो टोटली फुटपाथ पे आ जाते हैं हम लोग। हमारा क्या 250 पैसे पूरे हम उधार में दे दिए। हम बाजार में भी उधार लाया, बाजार में भी बाकी है और हम भी हमारा पैसे पूरे आवाम पे है। हम कैसा जीना, हम कैसा कारोबार करना, 250 पूरा ले लिए तो